मेरे प्यारे बच्चों, मैं रमाकांत सौर्या बीसीआई के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम वर्ग 8, 9 और 10 के सभी विषयों के सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 9 का पहला पार्ट संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखेंगे। इस पार्ट 1 में हम लोग इस पाठ के कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानेंगे और उसके कुछ फॉर्मूले हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले पाठ का नाम है संख्या पद्धति। संख्या का अंग्रेजी होता है नंबर, पद्धति मतलब होता है सिस्टम, प्रणाली। पहला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है? परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय है, यदि को सबको एक जगह ग्रुप बनाया गया, ये जो हमारा समूह बना, ये सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। आगे देखिए, अर्थात वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हैं, एक नंबर परिमेय और दो नंबर अपरिमेय। मतलब वास्तविक संख्याओं किससे बनी है? परिमेय और अपरिमेय से। यानी कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के हैं, परिमेय और अपरिमेय। आगे देखिए, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, वैसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू मतलब अंश बटा हर के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां p और q मतलब अंश और हर पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर न हो। एग्जाम्पल 0, 5, 1/2, 5/11, 22/7 आदि। मतलब परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। अंश और हर के यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोई भी पूर्णांक। लेकिन ध्यान देना है कि जो हर है यानी कि नीचे, वहां 0 नहीं दे सकते हैं आप, ऊपर दे सकते हैं 0। पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या या शून्य। लेकिन नीचे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव संख्या ही देंगे, 0 नहीं। परिभाषा कहता है p और q पूर्णांक हो, मतलब ऊपर और नीचे क्या हो? पूर्णांक हो। फिर आगे कहता है q 0 के बराबर न हो, मतलब नीचे का जो मान होगा 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए अब आगे देखते हैं। अगला है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर न हो। इसको पढ़ते हैं बराबर न हो। एग्जाम्पल पाई, देखिए पाई अपरिमेय है लेकिन पाई का मान परिमेय है। क्यों? वो p/q के रूप में है। p का मान 22, q का मान 7, अंश बटा हर के रूप में है, जहां अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ये इस वीडियो में हम जानेंगे आगे। √2 यानी कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 3 + 1, ये सभी अपरिमेय की परिभाषा है, एग्जाम्पल्स हैं। मतलब कहने का कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के हैं, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय किसे कहेंगे? तो जिसे हम p/q के रूप में लिखेंगे। और किसे अपरिमेय कहेंगे? तो जिसे p/q के रूप में नहीं लिखेंगे। तो अब हम आपसे कुछ इसमें नोट समझाते हैं। नोट नंबर पहला है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जा सकता है। मतलब दुनिया में जितना भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है, या दुनिया में जितना भी अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि वे वास्तविक संख्या के ही प्रकार है।
कहने का मतलब ये वास्तविक संख्या है, ये दो प्रकार के हैं, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक किससे बना है? परिमेय से और अपरिमेय से। तो दुनिया में जितना भी परिमेय संख्या हुआ वो वास्तविक हुआ, जितना भी अपरिमेय हुआ वो भी वास्तविक हुआ। परंतु उल्टा कहेंगे कि सभी वास्तविक परिमेय है तो गलत होगा, क्योंकि सभी वास्तविक परिमेय कहने का मतलब कि वास्तविक में अपरिमेय भी आता है, तो क्या अपरिमेय परिमेय कहलाएगा? नहीं। या ऐसे कहेंगे कि सभी वास्तविक अपरिमेय होता है तो भी गलत है, क्योंकि वास्तविक परिमेय भी होता है और परिमेय अपरिमेय नहीं कहला पाएगा। मतलब परिमेय वास्तविक है, अपरिमेय वास्तविक है, लेकिन वास्तविक संख्याएं सभी वास्तविक, सभी बोलेंगे तब, सभी वास्तविक परिमेय नहीं है, सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं है। आगे देखिए, सभी वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय या केवल अपरिमेय संख्या नहीं कहा जा सकता है। अभी आपको समझाया गया। 3, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर, गुणनफल या भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। मतलब आपके पास एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय, तो आप दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, वो जो मिला आपके परिणाम वो आपका अपरिमेय होता है। जैसे मान लीजिए आपने, ये क्या है? परिमेय संख्या, और ये क्या है? अपरिमेय। अब दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय कहलाएगा। या दोनों को घटाते हैं, अब 2 में से √3 को घटाइए या √3 से 2 को घटाइए, मतलब घटाव करना है, ये भी कहलाएगा अपरिमेय। या दोनों को गुणा कीजिए तो भी ये अपरिमेय है, या दोनों को भाग कीजिए तो भी अपरिमेय संख्या है। मतलब एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय को आप जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, परिणाम आपका क्या होता है? अपरिमेय। अगला देखिए, अगला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, गणना मतलब गिनती करना, हम वस्तुओं को गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो जिन संख्याओं के द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, मतलब 1 से शुरू होगी अनंत तक जाएगी, ये जो संख्याएं होगी 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगी, ये आपका प्राकृत है। इन संख्याओं के समूह को, मतलब प्राकृत संख्याओं के समूह को n से दर्शाया जाता है। n लिखने का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं। देखिए एग्जांपल है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 2 तक अनंत तक जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है? 1 है। सबसे बड़ी अनंत है। अनंत मतलब जिसका कभी ना हो अंत, उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वो अपरिभाषित है। अब पूछा जाएगा कि 10, क्या 10 प्राकृत संख्या है? हाँ, इसमें 10 आएगा। आगे देखते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो हमें पूर्ण संख्याओं के समूह प्राप्त होते हैं। प्राकृत संख्या देखिए 1 से लेकर अनंत तक है ना, जब इसमें हम 0 लिख देंगे, यहाँ पर 0 भी लिख देंगे, तो अब ये जो यहाँ से यहाँ समूह हुआ ये पूर्ण संख्या हो गया, कहने का मतलब है। मतलब प्राकृत संख्या में जब हम 0 को भी सम्मिलित कर लेंगे यह पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। अर्थात वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इन संख्याओं के समूह को W से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल,
ये 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब 0 से शुरू होकर अनंत तक। अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां से यहां तक किस प्रकार की संख्याएं हैं, प्राकृत, लेकिन यहां से यहां तक किस प्रकार की संख्याएं हैं, ये पूर्ण है। तो प्राकृत क्या है, उसका संसार छोटा है और पूर्ण का बड़ा है। तो कभी भी याद रखें कि छोटा को हम बड़ा का नाम से पुकार सकते हैं। जैसे कि प्राकृत का संसार यहाँ पर छोटा होगा और पूर्ण का संसार बड़ा होगा, तो जो छोटा है उसको हम बड़ा का नाम दे सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन उल्टा कहिएगा बड़ा को छोटा नहीं होगा। कहिए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत भी है तो गलत है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृत में नहीं है। वही लिखा गया है कि सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम कुछ आपसे सवाल करेंगे, आपको चुनना होगा कि कौन संख्या अपरिमेय है और कौन परिमेय है। क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मूल वर्गमूल का साइन है ना, तो मूल यानी कि वर्गमूल निकल गया 3, ये मूल के अंदर से बाहर निकल गया, इसका बट्टा में 1 है, ये पी बाई क्यू रूप में आ गया, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपको दिया गया 9/3 वर्गमूल के अंदर है, क्या ये परिमेय है? नहीं, क्योंकि ऊपर 9 है, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, परंतु ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल है। हमने पीछे बताया कि परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर, गुणनफल, भागफल सदैव होते हैं अपरिमेय, यानी कि ये क्या हुआ, अपरिमेय। वो किससे बना, इससे, यानी कि ये अपरिमेय हुआ। इसका आप ऐसे कर सकते थे, 3 से कटा सकते थे, कितना है, ये और ये सेम है। अब पूछा जाएगा 81/49, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या है। देखिए ऊपर 81 वर्गमूल निकलेगा 9, नीचे 49 वर्गमूल निकलेगा 7, पी बाई क्यू रूप में आ गया, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपको दिया जाएगा क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए 7 से ये डिवाइड हो गया, कितना बार में, 9, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 3। इस प्रकार से हम परिमेय और अपरिमेय को चुनेंगे। अब ये बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या। देखिए √3 कट जाएगा, यहाँ पर गुना होता है, यदि यहाँ पर प्लस होता तो नहीं काट पाते हैं, गुना इसलिए काट दिया, कितना बच गया, 7, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब आपसे पूछा जाएगा √2 में से घटाया गया ब्रैकेट √2 + 1, क्या यह परिमेय संख्या है? तो आप इसे हल करके देखेंगे, ये √2 लिख दिया गया, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस से हम गुना करेंगे तो साइन क्या होगा, बदलेगा, इसका प्लस तो हो गया माइनस, इसका भी प्लस तो हो गया माइनस। अब ये √2 आपस में कट गया, कैसे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, आपस में घट गया, क्या बचा मेरे पास, -1, इसका बट्टा में है ना, तो ये परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के रूप में है, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग आगे के कुछ शब्दों को हम परिभाषा करते हैं। अब हम लोग पूर्णांक संख्या का परिभाषा देखेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स।
जब पूर्ण संख्याओं के समूह को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से दर्शाया जाता है तो पूर्णांक संख्याओं के समूह प्राप्त होते हैं। इन्हें जेड से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0 से अनंत तक। ये जो पूर्ण संख्या है इसको प्लस में और इसको माइनस में लिखा जाए तो जो हमको संख्या का समूह मिला ये सभी हुआ पूर्णांक। देखिए 0 1 2 अनंत तक गया, 0 -1 -2 अनंत तक गया। मतलब पूर्णांक से पूर्ण संख्या को प्लस में और माइनस में दर्शाने से जितना संख्या का समूह बना वो सब क्या है? पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। धनात्मक 1 2 3, ऋणात्मक -1 -2 और शून्य जो कि मध्य में है। शून्य का चिन्ह न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है। शून्य नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या के बीच में है। तो आपने देखा कि जब पूर्ण संख्या को प्लस और माइनस से दर्शाते हैं तो जो संख्या मिलती है वो हमें पूर्णांक संख्या मिलती है। और पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के है, शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव। आगे देखिए सम संख्या इवन नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 2 से भाग लग जाए पूरा 2 4 6 8 2 2 2। यानी कि सबसे छोटी सम संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 से। हम आपसे पूछेंगे 50 यानी कि 50 सम संख्या है तो हाँ है, क्योंकि 2 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा वो हुआ सम। अगला देखिए विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। एग्जाम्पल 1 3 5 7 इनफाइनाइट। मतलब 2 से भाग लग गया तो सम है, 2 से भाग नहीं लगा तो विषम है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ये आपको याद रखना है कि सम संख्या 2 4 6 ऐसे शुरुआत में है और विषम संख्या 1 3 5 7 इस तरह से है। आगे देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब होता है विभाजित होने के योग्य, कटने के योग्य। अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ये सदैव 1 से बड़ी होती है। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं, 1 से बड़ा वे सभी संख्याएं जो स्वयं मतलब अपने आप और 1 के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो। मतलब दुनिया का वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य कोई भी संख्या से कट जा रहा है तो आपका भाज्य होगा। अब बात यह है कि 1 और स्वयं को छोड़ने को क्यों कहा गया? क्योंकि 1 से दुनिया की सभी संख्याएं विभाजित होती है और स्वयं से भी सभी संख्याएं विभाजित होती है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका। हमने परिभाषा दिया कि 1 से बड़ी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से डिवाइड हो जाए। 4 6 मान लीजिए परिभाषा कहा गया 1 से बड़ी। 1 से बड़ा क्या आता है? सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4 5। हम बारी बारी से जांचेंगे। तो जो 2 है ये 2 से डिवाइड होगा यानी कि स्वयं से और 1 से। 1 और स्वयं से छोड़ दिया जाए तो कोई से डिवाइड नहीं है, इसलिए भाज्य नहीं है। अगला एग्जाम्पल ये है 3 मान लीजिए। तो 3 1 और स्वयं को छोड़ के, स्वयं मतलब स्वयं कितना है? 3 है। यानी कि 3 और 1 को छोड़ करके ये किसी संख्या से पूर्णतः डिवाइड नहीं है और तो ये भी भाज्य नहीं है। अब 4 को देखा जाए तो 4 स्वयं है यानी कि 4 को छोड़ दीजिए और 1 को छोड़ दीजिए, इसके अलावा 2 से डिवाइड होता है। तो वही परिभाषा है कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जब कोई संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो वो भाज्य है और डिवाइड न हो तो
अभाज्य है। वही अगला है प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो। दो, एक और स्वयं को छोड़ के कोई संख्या से नहीं कटेगी। तीन, ये भी नहीं कटेगी। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटी कटने वाली संख्या, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 हुआ। इसी प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, तो 2 है। अब आप देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या जो भी है विषम है, यानी कि सभी विषम संख्याओं को हम अभाज्य नहीं, सभी जरूर नहीं है। यहां देखिए कहना यह है कि इसमें केवल एक सम संख्या है, बाकी कोई भी सम संख्या नहीं है। तो 2 एकमात्र ऐसा संख्या हुआ जो सम है फिर भी अभाज्य है। जितने भी सम संख्याएं दुनिया में सभी भाज्य होते हैं, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है कि सम होते हुए भी अभाज्य है, इसलिए इसे बोलेंगे हम सम अभाज्य संख्या। किसको? 2 को। अगला है सह अभाज्य संख्या, किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। वैसी संख्याएं जिनका एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जैसे 3 और 5। मतलब कोई ऐसी संख्या है आपके पास जो 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे? नहीं, सिर्फ एक है। एक है, 3 को भी काट सकता है और 5 को भी काट सकता है, यानी कि एक के अलावा इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अब नहीं है। अतः ये दोनों आपस में कैसे संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह मतलब एक दूसरे का। अब आगे देखिए नोट है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। हमने बोला था कि 2 सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, इसलिए इसे सम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होता है अथवा अशांत आवर्ती होता है। मतलब आपको एक अंश बटा हर संख्या दे दिया जाए, p बटा q दे दिया जाए, यहाँ और यहाँ कोई अंक दिया रहेगा, तो जब ये परिमेय संख्या है, जब इसको हम भागा करेंगे तो जो भागफल मिलेगा उसी भागफल को कहा जाता है दशमलव प्रसार। इसका भागफल रुक जाएगा, और यदि नहीं रुकेगा तो कोई अंक बार 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 रिपीट होगी, उसी को बोलते हैं आवर्ती। वही हमने बोला कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी कि भागफल या तो शांत हो जाएगा, अन्यथा अशांत रहेगा तो रिपीट होगा क्या? अंक। वही बोलते हैं शांत या अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कोई अंक बार बार आना। जैसे मान लीजिए किसी भाग दिया गया 2.25 में कट गया पूरा, ये शांत हो गया। या अब किसी भाग दिया गया 1.2 अब बार बार 1 आ रहा है, तो बार बार आ रहा है तो रिपीट हो रहा है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 1। कौन रिपीट हो रहा है? 1 पर 5 चढ़ा दीजिए। ये क्या हुआ? परिमेय संख्या। ये भी क्या हुआ? परिमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए परिमेय संख्या है। इसका देखिए बार लगा है, बार लगा कहने का मतलब कि एक आता ही रहेगा जिंदगी तक, जीवन भर, यानी कि ये अशांत है। अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, देखिए बार बार आ रहा है। अगला देखिए अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसमें देखेंगे अशांत है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार एक ही अंक आ रहा है। तो जो अपरिमेय होता है वो भी अशांत होता है ऐसा, लेकिन उसमें कोई अंक बार बार नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, एक ही अंक लगातार नहीं आएंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए याद करते हैं। अब इसको देखा जाए, यहाँ 10 आया है, अब की 110 आ गया है, अब की 1110 आया है, मतलब एक ही अंक नहीं आ रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए परिमेय संख्या दोनों होता है, शांत भी अशांत भी।
अशांत मतलब आवर्ती। तो अब कैसे जानेंगे कि शांत है या अशांत है? तो इसके लिए जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, और उसके अभाज्य गुणनखंड में हमें केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 केवल आना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं, तब वो शांत होगा, अन्यथा अशांत। जब p बटा q यानी कि परिमेय संख्या में q का अभाज्य गुणनखंड, q कहाँ है? हर में, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के प्रारूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। देखिए इसे हम समझाते हैं आपको एग्जाम्पल में। मान लीजिए आपको दे दिया गया 1/8। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या इसका दशमलव प्रसार है कि भागफल जो आएगा भाग देने पर शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? इसका हर में कितना है? 8। इसका अभाज्य गुणनखंड छोड़िए, आपको ज्ञात करना है कि 1/8 का दशमलव प्रसार जो होगा शांत है या अशांत है। तो आप क्या करेंगे? हर में कितना है? 8 है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। ऐसे ऐसे तोड़ते हैं ना, 2 से 4 बार में 2 से बार में, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना है? 1 1 1 गुना में घात सकता है ना, कितना हो गया? 3 टाइम्स। हमने बोला है कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का प्रारूप आना चाहिए, तो आ गया है। मान लीजिए 2 के पावर m का मान 3 आया, अब 5 नहीं आया है, हम अपना से जबरदस्ती 5 के पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि किसी का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, यानी कि ये 1 है, इतना वो 1 से करेंगे तो नहीं रह जाएगा। हमने देखा इसका जो हर है उसका प्रारूप 2 के पावर m गुना 5 के पावर n जैसा आ गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे आ जाता भागफल, ऐसे आ जाता। मान लीजिए कोई p हर में q है, तो q का हमने अभाज्य गुणनखंड थोड़ा सा आया 5 के पावर 5, तो बताइए क्या यह शांत है? इसका दशमलव प्रसार वहां शांत है, क्योंकि इसको हम 2 ऊपर लिख के पावर में 0 दे सकते हैं, तो आ गया 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, इस पैटर्न में आ गया, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन आपको इसके अलावा कुछ और आ जाए, जैसे इसमें 3 आ जाता है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो आप समझना कि ये अशांत है आवर्ती, अशांत आवर्ती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग संख्या पद्धति के कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें देखेंगे और उन पे एग्जाम्पल समझेंगे। पहला फॉर्मूला है a और b के बीच की परिमेय संख्या है। मतलब आपको 2 संख्या दिया गया, जैसे एक दे दिया गया 8, एक दे दिया गया 12, या एक दे दिया 1/2, एक दे दिया 3/4। अब कहा गया दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालें। आप ये ध्यान रखेंगे कोई भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत, अनगिनत, असंख्य परिमेय या अपरिमेय होता है। मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय होता है, अनंत अपरिमेय होता है, या 2 अपरिमेय के बीच में अनंत परिमेय, अनंत अपरिमेय होता है। तो आपको a और b के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a + b भागा 2। मतलब कहने का कि आपको कहा गया कि 4 और 5 के बीच
तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 और 5 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम ये फॉर्मूला के माध्यम से ऐसे ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब इसको मान लिया गया ए, इसको मान लिया गया, किसी को ए किसी को भी मान सकते हैं। तो पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या फॉर्मूला क्या कहता है कि जिसके बीच निकालना है दोनों को जोड़ते हैं, फिर भागा देते हैं कितना से, 2 से। यहाँ भाग दीजिए, ऐसे कीजिए। ए का मान कितना लिए हैं, 4, बी का मान 5। अब पहले ब्रैकेट का हल करते हैं। 4 में जोड़ा गया 5 को 9, भागा मतलब बट्टा आ गया, यानी कि 9/2 4 और 5 के बीच में आएगा। मान लीजिए यहाँ 4 है संख्या रेखा पर, यहाँ 5 है, इसी के बीच में कहीं है ये। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अब मान लीजिए दूसरी परिमेय संख्या चाहिए, तो अब देखिए आपके पास एक डाटा, 2 डाटा और ये 3 डाटा आ गया। अब ये तीनों में से किसी दो संख्याओं को जोड़ेंगे और पुनः 2 से भाग दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे जिसे आप जोड़ चुके हैं वही दोनों को नहीं जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 4 और 5 को जोड़ चुके हैं तो पुनः 4 और 5 को नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो पुनः हमारा आंसर रिपीट हो जाएगा। आपके पास यहाँ 1, ये 2, ये 3 संख्याएं हैं। ये तीनों में से कोई दो संख्याएं जोड़िए। जैसे इसको ले लिया मान लीजिए 4 के साथ, 4 में जोड़ दिया गया 9/2, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिए। अब इसे हल करिए। अब इसको बाटा पर जोड़ बनाएंगे, 4 गुना का 8, 9 कम 9, कितना हो गया 17/2। ये भागा मतलब भागा को हमने गुना बना दिया। तो जब भागा का उल्टा होता है गुना, ये संख्या भी उल्टा हो जाएगा। इसके बट्टा में कितना है, 1 ना, तो 1 ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे। अब ये आया गुना है भिन्न का, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे, यानी कि दूसरा परिमेय संख्या आपका ये है। अब हर किसी का आंसर एक ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अनंत आंसर आने वाले हैं। अब मान लीजिए आपको तीसरी परिमेय संख्या चाहिए, तो अब आपके पास देखिए 1, 2, 3 और ये 4, आपके पास अब 4 संख्याएं हैं। तो चारों में से कोई भी दो संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, आपको अगली संख्या मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे जिन दो संख्याओं को जोड़ चुके हैं उन्हें नहीं जोड़ेंगे। जैसे आप 4 और 9/2 को पुनः जोड़ दिए, तो आपका आंसर वही रिपीट हो जाएगा। जब तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिएगा तो फिर आपके पास 1, 2, 3, 4 और ये 5 संख्याएं होंगे। पांचों में से किन्हीं दो संख्या को जोड़िए, मतलब इसी प्रकार दो संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। और भी तरीके हैं, आपको ये फॉर्मूला के तरीका से है, बाकी हम प्रश्नावली में भी समझाएंगे। अब फॉर्मूला नंबर 2। अब आते हैं कुछ घात घातांक के फॉर्मूले। ऐसे लिखा गया, इसको पढ़ते हैं नीचे वाला को आधार, ये है आपका आधार और ये है आपका घात, पावर। इसे बोलते हैं आधार यानी कि बेस, इसे बोलते हैं पावर यानी कि घात, और यहाँ पर जब अंक होता है तो बोलते हैं घातांक। ये होता है घात घातांक। इनसे संबंधित हम कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे। ए के पावर m लिखा गया, तो इसका मतलब हुआ आधार कितना है, ए, तो ए को गुना करना है, ए को स्वयं से गुना करना है। अब कितना बार, यहाँ कितना लिखा गया है m, तो m बार गुना करेंगे। कहने का मतलब
मान लीजिए आपको दिया गया 4 के पावर 2, आधार कितना है 4, यानी कि 4 को करेंगे गुना कितना बार, ऊपर कितना लिखा गया है 2 है ना, पावर में 2 है, इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, गुना कर दीजिए। अब मान लीजिए आपको दिया गया 1/3 का पावर 4, इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3, पावर में कितना है 4 में है, फिर आधार को हम 4 बार लिखेंगे गुना में। अब इसे गुना कर लीजिए, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया 27, 81 हो गया, 3 गुना 9 27, 81 आ गया। तो चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब आपको a का पावर m है परंतु निगेटिव है, तो इसको क्या करते हैं कि जो ये निगेटिव है इस निगेटिव को हम 1 कर देते हैं, और जो a के पावर m है वो नीचे आ जाएगा। मतलब कहने का ये जो है a के पावर -m 1 के से हम गुना कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये जब गुना में है तो पावर क्या है निगेटिव, तो हमने 1 के भागा में कर दिया, फिर क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक उल्टा। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव है, हमने भागा में कर दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 के पावर m गुना में था तो पॉजिटिव है, यहाँ 1 के भागा में आ गया था निगेटिव, मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव। अब इस पे गणित कैसे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको दिया गया 3 के पावर -2 हल कीजिए, इसका मतलब क्या होगा, पहले तो माइनस है वो क्या होगा, इसको कहने का मतलब कि हम 1 से गुना कर सकते हैं ना, तो जब ये गुना में है तो पावर निगेटिव है, तो जब हम भाग में करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। पावर ये निगेटिव है क्यों, 1 के गुना में है, हमने 1 के भागा में कर दिया है तो पॉजिटिव हो गया, चिन्ह विपरीत हो जाता है। अब इसी को हल करेंगे, 3 का पावर 2 है, मतलब 3 कितना बार लिखोगे 2 बार, गुना में लिखिए, हल हो गया। अब इसी प्रकार आपको दिया जाएगा 2/3 पावर -3, तो यहां देखिए कहने का मतलब ये निगेटिव 1 बनेगा, सब क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे, मतलब कुल मिलाकर के कि निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगला फॉर्मूला है a/p b होल पावर -1। ये देखिए निगेटिव है, हालांकि ये जो निगेटिव है तो जब ये निगेटिव हटेगा तो सब कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा ऐसे। अब पुनः इसका फॉर्मूला होता है ये इस पर भी जाएगा पावर, और जो हर है उस पर भी जाएगा पावर। अब जब ये पलटेंगे इस भागा को हम गुना बनाएंगे तो पलटेगा b के पावर m और a के पावर m। अब यहाँ इसके ऊपर भी m नीचे भी m, इसका मतलब b के पावर m ऐसे, मतलब इसका निचोड़ ये आए, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ये निगेटिव है तो ऊपर है, तो हमने पावर को पॉजिटिव कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया ना, यहाँ भी उल्टा कर देंगे, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। फिर से ये निगेटिव था हमने पॉजिटिव किया,
मतलब पावर का जो साइन है विपरीत कर दिया, तो यहाँ भी विपरीत करेंगे, हर को अंश, अंश को हर। अब यदि मान लीजिए कोई संख्या पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है आप इसको निगेटिव कर दिया, मतलब पावर क्या की, विपरीत कर दिए, तो अंश हर को विपरीत करना पड़ेगा। यहाँ देखिए निगेटिव था तो हमने पॉजिटिव किया, इसलिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ गया। अगला फॉर्मूला देखते हैं। ए का पावर m गुना ए का पावर n। आप यहां देख रहे हैं कि इसका आधार और इसका आधार सेम है, बराबर है, तो हम एक आधार लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोनों मल्टीपल किया गया है, गुना। जब गुना किया गया होता है तो गुना, गुना से जोड़ का चिन्ह बनता है, यानी कि गुना में घात जो होता है जुड़ता है, याद रखना है, m प्लस n। जो घात में है वो घात में ही रहेगा, गुना है ना, इसलिए जोड़ दिया गया। अब इस पे मैथ ऐसा दिया जाएगा, 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर -2। अब कहा गया इसको हल कीजिए, तो क्या हल होगा, दोनों का बेस क्या आया था, बराबर। गुना में घात जुटता है तो हम इसमें जोड़ेंगे किसको, -2 को। 3 का 3 प्लस गुना माइनस, -2, 3 में से घट गया तो 1, 2 के पावर 1 तो 2। अब अगला फॉर्मूला है ए के पावर m भागा ए के पावर m। यहां से कि इसका आधार बराबर है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए के पावर m भागा ए के पावर m, वो और ये दोनों एक ही है। इसका आधार ए, इसका आधार ए का आधार लिखिए, भागा है। जब गुना होता था तो घात जोड़ते थे, यहाँ भागा आ गया, तो भागा से इसको हटा दिया, क्या बन गया, माइनस। यानी कि गुना में घात जुड़ता है तो भागा में घात हटता है, m से घटा दिया जाएगा n को। अब इसका व्यापक रूप और दे सकते हैं, a के पावर m भागा a के पावर n भागा a के पावर t भागा a के पावर t, कुछ भी दे सकते हैं। इसका मतलब देखिए सभी का आधार सेम है, क्या होगा, एक आधार ले लेंगे। भागा में क्या होता है, घात घटता है, तो जो सबसे पहले उसको आप लिख लीजिए। भागा में कौन है, n, घटाइए। भागा में कौन है, t, घटाइए। भागा में कौन है, p, घटाइए। ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार इसमें भी हो सकता है, a के पावर m गुना a का पावर n गुना a का पावर t गुना a का पावर p। यहां देखते हैं कि सभी का आधार ए, हम एक आधार लिखेंगे। क्या में है, गुना में, तो गुना में घात जुड़ता है, m प्लस n प्लस t प्लस p कर दीजिए, हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब हम फॉर्मूला नंबर 7 देखेंगे, a गुना b होल पावर m। इसका मतलब अंदर पर दो संख्याएं गुना में लिखी गई है, तो होल पावर है, मतलब सभी के पावर है, तो दोनों पे चढ़ जाएगा। a का पावर गुना है तो गुना, और b का पावर। आपको इसमें दोनों ओर से फॉर्मूला याद रखना है, इतना बराबर उतना, इतना बराबर उतना। कहने का मतलब ऐसे, ऊपर m घात क्या है, एक ही है, हम एक जगह करेंगे m, दोनों क्या में है, गुना में। देखिए वही चीज आ गया।
आपको दोनों ओर से याद रखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक अंश है और यहाँ हर, होल पावर m है, तो अंश का भी पावर मिलेगा, हर को भी पावर मिलेगा। ये दोनों ओर से याद रख सकते हैं। देखिए ऐसे, इसका घात m, इसका भी घात m, हम एक घात लिख सकते हैं। दोनों क्या में था? आधार भागा में, देखिए वही चीज आ गया। तो आप दोनों ओर से याद रखेंगे। अब यहाँ कहता है किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। जैसे मान लीजिए 25 का पावर 0 तो वैल्यू 1, x का पावर 0 तो वैल्यू 1, किसी का पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ कहता है आधार घात बराबर है, और यहाँ का आधार और यहाँ का आधार बराबर है। तो ऐसा कंडीशन में जब नीचे का बराबर हो तो ऊपर का भी बराबर होता है। जब आधार घात बराबर हो, यहां देखिए यह है आधार घात बराबर है। ऐसे कंडीशन में देखते हैं यदि नीचे का बराबर है, देखिए a तो ऊपर की बराबर हो जाता है। ठीक उल्टा, यदि ऊपर का बराबर है, देखिए यहाँ पर m, यहाँ पर m, ऊपर का बराबर है तो नीचे का अपने आप बराबर हो जाएगा। अब हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं, a पावर n होल पावर n। यहाँ क्या होता है, जो मेन आधार होता है उसको आधार में लिख लेते हैं। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना, मतलब पावर को गुना कर देंगे और पावर को पावर में ही रखेंगे। गुना करने कब? जब पावर पूरी पावर हो। अब इसी को ऐसे कर देगा, तो क्या हो गया? आधार में आधार ले लेंगे। अब जो पावर है, पावर आपस में गुना हो जाएंगे। अगला फॉर्मूला है मान लीजिए P दशमलव QRS, फिर बार लगा हुआ है। अब इसे परिमेय संख्या यानी कि सरल रूप में लाना है। क्या करेंगे? जो भी होता है संख्या PQRS अंकों को लिख लेते हैं। PQRS को लिख लेते हैं कैसे? दशमलव और बार को हटा करके जैसे अंक है वैसे लिख लेते हैं। आप इसमें से घटाते हैं, ये जो बार वाला है उसको छोड़ दीजिए। बार वाला को छोड़िए, कौन बचा? P और Q बचा, उसको घटाते हैं। बट्टा होता है 10 के पावर m माइनस 10 के पावर n। m का मतलब होता है दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। दशमलव के बाद अंकों की संख्या, और n का मतलब होता है दशमलव के बाद अंक, लेकिन वैसे अंक जिस पे बार नहीं लगा है। यानी कि दशमलव के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। अनावर्त किसे कहते हैं? जिस पे बार नहीं लगा। आवर्त किसे कहेंगे? जिस पे बार लगा। अब इस पे समझिए एग्जाम्पल। ऐसे दे दिया गया, इस पे बार लगा दिया। जनरली क्या आपको 4 अंक ही मिलेगा। क्या करें? क्या 4 अंक है? 0 है 0, 3 है 3, 4 है 4, लिख दिया गया। अब इसमें से माइनस करेंगे, बार वाला को ढक लीजिए। कौन बचा? 0 और 3, यानी कि कितना है? 3 है। यहाँ भी 0 लिखी जा सकता नहीं है। अब बट्टे में होता है 10 के पावर m। m क्या कहता है? दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या। दशमलव यहाँ है, कितने अंक है? 1 1 2 2 है। n क्या कहता है? दशमलव के बाद अनावर्त। तो दशमलव के बाद कितने अंक है जिसके बाद नहीं लगा है? तो सिर्फ यही है, यानी कि 1। अब मान लीजिए भी नहीं होता तो कितना है? 0। यहाँ पर 0 दिया होगा, और किसी का पावर 0 तो वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पर एक अंक है बिना बार का, तो लगे
एक पावर दे दिए। अब इसे हल कर देंगे, कितना ऊपर आ गया है 31, ये 10 का स्क्वायर 100 और ये 10 घट गया तो 90। अब यदि कटेगा तो कटा देंगे। इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है। अथवा इसका भी और संक्षेप चाहिए तो केवल इतना करते हैं, 0 3 4 से कितना अंक मिला हमें 34। अब इसमें से माइनस करते हैं बिना बार में, कितना मिला 0 3 से 3। और जो बट्टा में होता है, मान लीजिए इसका बट्टा वाला प्रयोग नहीं करना है तो देखते हैं कितना हमको बार लगा है, उतना 9 लिखते हैं। तो एक ही अंक बार लगा तो 1 9 लिखिए। कितना भी बार नहीं लगा है, एक उतना 0 लेते हैं, हल कर देते हैं। मतलब जितना भी बार लगा है 9, जितना भी बार नहीं लगा है उतना 0 देते हैं और कटा देते हैं, घटा देते हैं। तो ठीक है, पार्ट 1 में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, थैंक्स।